हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह पर। यह टॉपिक आरएएस प्री एग्ज़ाम के सिलेबस में विज्ञान में दिया हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही भारत द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल की हुई विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही उपग्रह प्रणाली पर विस्तार से जानकारी भी हासिल करेंगे और इस क्षेत्र में भारत के सामने उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों और भविष्य में भारत किन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, इस टॉपिक पर 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो और नए वीडियो के अपडेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह। साथियों, भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेके भारत का मुख्य फोकस विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पर रहा। आज के समय में जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसने न केवल अपने अभियानों का विस्तार किया है बल्कि विश्व स्तर पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने संचार, रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन के सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। तो अब हम शुरू करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास। तो इस अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगभग 4 भागों में बांटने की कोशिश की है। पहला चरण, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान पर आत्मनिर्भरता के बारे में इसका उद्देश्य रखा गया। तो इसमें जब भारत आज़ाद हुआ था तो आप जानते हो भारत में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ देश था। तो उस समय जो 1960 से लेके 1980 तक मुख्य फोकस रहा कि विकासशील, खुद भारत के साथ साथ भारत जैसे अन्य जो देश हैं विकासशील देश, उनको भी इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ मिले। तो सबसे पहले इनकोस्पार 1962 में भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पार की भारत ने स्थापना करी और 1963 में केरल के थुम्बा नामक स्थान पर पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। तो इनकोस्पार के बाद में 1969 में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का स्थापना करी गई। धीरे धीरे 1975 में सबसे पहले इसरो द्वारा सबसे पहले आर्यभट्ट नाम के प्रथम जो उपग्रह है उसका प्रक्षेपण किया गया और जो प्रथम उपग्रह था वो सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा गया था। और 1979 में भास्कर फर्स्ट, जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, उसका प्रक्षेपण भारत द्वारा किया गया। तो 1960 से 80 जो प्रारंभिक समय था जिसमें भारत ने कोशिश करी कुछ आत्मनिर्भर बनने की। इसके बाद में आता है द्वितीय युग, जिसको अपन स्वदेशी युग भी कह सकते हैं। इस समय 1980 से लेके सन 2000 के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे रॉकेट प्रक्षेपण यान है जिनका भारत ने विकास किया, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सका और इस ज़्यादातर इनके पार्ट्स हैं वो स्वदेशी थे। तो इस युग में 1980 से लेकर 2000 के बीच में स्वदेशी प्रक्षेपण यानों का विकास किया गया और जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक भी किया गया। तो सबसे पहले 1980 में भारत ने अपने पहला स्वदेशी उपग्रह
जिसका नाम था SLV-3 के माध्यम से लॉन्च किया। और 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T11 नाम के अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। और कब गए थे? 1984 में। किसके सहयोग से? USSR, उस समय के जो सोवियत संघ है उसके सहयोग से। फिर थर्ड जो फेज़ आता है वो फेज़ है। अब यहाँ पे भारत ने जो स्वदेशी पे ज़्यादा फोकस किया, तो अब इसका ये जो 40 वर्षों का 50 वर्षों का जो मेहनत थी उसका पहचान या उसका फल अब तीसरे फेज़ में मिलना शुरू होता है। तो इस समय जो थर्ड फेज़ था वो लगभग हम इसको 2000 से लेके 2010 के बीच में बांट सकते हैं। इस समय भारत ने न केवल भारत के खुद के स्वयं के उपग्रह बल्कि विश्व के अन्य देशों के उपग्रह भी यहाँ भारत के इसरो के द्वारा छोड़े गए। तो सबसे पहले सन 2001 में GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला सफल परीक्षण 2001 में किया गया, GSLV। और 2008 में चंद्रमा पर सबसे पहले भारत का जो चंद्रयान प्रथम है वो वहाँ पहुँचा। और इसकी मेन जो उपलब्धि थी वो ये थी कि चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया। 2007 में भारत ने इजराइल, इटली, साउथ कोरिया इन सब के उपग्रहों की भी PSLV के माध्यम से लॉन्च किया। तो भारत के स्वयं के उपग्रह के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के भी कॉमर्शियल लॉन्चिंग भारत ने की, जिससे कि भारत की विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी। अब उसके बाद में वर्तमान तक 2010 से लेके वर्तमान तक भारत द्वारा बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और या हम देखें कि भारत अपनी सेवाओं का विस्तार विश्व के अन्य देशों के लिए भी करना शुरू कर दिया, जिससे कि कुछ रेवेन्यू भारत को प्राप्त हो सके। तो उसके बाद में देखिए 2013 में सबसे पहले मार्स मिशन को लॉन्च किया गया और सफल परीक्षण किया गया। ये विश्व का सबसे सस्ता मंगल मिशन था, जो लगभग 450 करोड़ रुपए में ही सफल हो गया। इस इतने कम लागत में मंगल पर पहुंचने की कामयाबी के कारण विश्व को भारत ने चकित करके रख दिया। एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत ने 2017 में बनाया था। और किस व्हीकल के थ्रू? PSLV C-37 के थ्रू। इसके बाद में 2023 में चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराए। साउथ पोल पर 2024 में अब गगनयान प्रस्तावित मिशन है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। साथियों, इस तरीके से इसरो के द्वारा पूरे विश्व में भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़े गए। अब देखो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कि अपन अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो देखना, सबसे पहले तो जो भारत के द्वारा स्वदेशी प्रक्षेपण यान बनाए गए लॉन्चिंग व्हीकल्स, जिनमें PSLV है, इनकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने के काम आता है। और भारत का सबसे भरोसेमंद प्रक्षेपण यान PSLV है।
इसी के थ्रू मंगलयान, चंद्रयान इसकी लॉन्चिंग करी गई। जीएसएल भी है जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है, और भारी उपग्रहों को भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित करने के लिए काम आता है। इसके द्वारा जी-सैट श्रृंखला के जितने भी उपग्रह हैं वो इसके द्वारा छोड़े गए। अब है जीएसएलवी मैक 3। जीएसएलवी मार्क एम के 3 जो लॉन्च व्हीकल है, ये सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग करी गई। एक और है RLVTD। RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और ये रीयूजेबल है, इसका मतलब ये अगर एक बार यूज़ करने के बाद में, एक बार सेटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, अंतरिक्ष के कार्यक्रमों के अंदर जो लागत है उसमें कमी आ जाएगी। जो नेक्स्ट है, ये तो थी जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान है उनके बारे में, और अब है उपग्रह प्रणाली। तो भारत की जो खुद की उपग्रह प्रणालियों में इनसैट और जीसैट प्रमुख रूप से हैं, जो संचार, मौसम विज्ञान और टेलीविज़न प्रसारण के काम में आते हैं। एक और IRS है जो पृथ्वी अवलोकन और प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट में काम आता है। नाविक भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जो GPS का स्वदेशी विकल्प है। एक और है रिसेट, निगरानी और रक्षा उद्देश्यों के लिए रडार इमेजिंग सिस्टम। कार्टोसेट, ये रिजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम है। तो ये थे अंतरिक्ष उपग्रह प्रणाली। अब भारत के द्वारा वर्तमान समय में जो अंतरिक्ष मिशन प्रस्तावित है और कुछ में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले था चंद्रमा पर जाने का मिशन, जिसको अपन चंद्रयान मिशन कहते हैं। चंद्रयान मिशन की जो सीरीज़ है उसमें 3 चंद्रयान मिशन छोड़े जा चुके हैं, जिनमें पहला और तीसरा तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड चंद्रयान मिशन था वो लैंडिंग उसकी सफल नहीं हो पाई। तो पहले चंद्रयान की मिशन था, उसकी क्या उपलब्धि रही, चंद्रमा पर पानी का पता लगाना। और दूसरे की थर्ड वाला साउथ पोल पे चंद्रयान उतरा था, तो लेकिन ये जो इसका जो प्रयास है चंद्रयान सेकंड में ही किया गया था, जिसका असफल हो गए थे। थर्ड है चंद्रयान 3, साउथ पोल पर लैंडिंग करवाना पूरे विश्व में सबसे पहले इंडिया ने ही किया। फिर था मंगलयान जिसको मार्स मिशन भी बोलते हैं, MOM मार्स ऑर्बिट मिशन। ये मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला मिशन है, जिसकी लागत लगभग 450 करोड़ रुपए आई, और विश्व स्तर पे इसको बहुत प्रशंसा मिली, क्योंकि सबसे कम लागत पे मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला देश भारत बना। गगनयान, ये प्रस्तावित मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका 2024-25 में लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है। एक और मिशन जो भारत के द्वारा प्रस्तावित है वो है आदित्य L1। आदित्य जो मिशन है वो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कृषि और प्राकृतिक संसाधनों में फसल निगरानी, भूमि उपयोग की योजना और जल संसाधन का प्रबंधन काम आती है। साथ में आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी घटनाएं, जैसे जीसैट है, IRS है, ये उपग्रह इन दोनों चीज़ों में काम में आते हैं। पूर्वानुमान और राहत, टेलीविज़न और मोबाइल कनेक्टिविटी है, दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी है, साथ के साथ
रक्षा खुफिया जानकारी, इन सब के लिए GSAT-7, रिसेट, ये उपग्रह इसमें काम में आते हैं। तो भारत के खुद के उपग्रह हैं, भारत के द्वारा विकसित खुद के उपग्रह हैं, इसलिए विश्व के किसी दूसरे देश पर टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारतीय जो इसरो है, इसरो के द्वारा नासा और ESA यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है और नासा है, ऐसे संगठनों के साथ वैज्ञानिक साझेदारी है। वाणिज्यिक प्रक्षेपण के माध्यम से कई देशों का उपग्रह लॉन्च करता है। वाणिज्यिक प्रक्षेपण मतलब कॉमर्शियल लॉन्चिंग, जो कॉमर्शियल लॉन्चिंग, क्योंकि देखो भारत पहले जब तक स्वदेशी प्रक्षेपण यान भारत ने डेवलप नहीं किए थे, तब तक भारत रूस, कनाडा, फ्रांस ऐसे देशों के ऊपर लॉन्चिंग के लिए निर्भर रहता था। लेकिन अब खुद का लॉन्चिंग व्हीकल जैसे PSLV है, GSLV है, ये डेवलप होने के बाद में भारत अब दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए उसका कॉमर्शियल यूज़ करता है। दक्षेश उपग्रह, सार्क सैटेलाइट दक्षिण एशिया देशों के सहयोग के लिए भारत के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब अभी तक तो भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है वो इतना डेवलप नहीं हुआ, तो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और फ्यूचर में क्या क्या और सफलताएं हासिल करी जा सकती है। तो भारत अभी भी टेक्निकली इतना डेवलप नहीं है, तो एक तो तकनीकी जटिलता, क्योंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए या अंतरिक्ष जो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही वित्तीय संसाधन, अंतरिक्ष मिशनों की लागत क्या होती है, उच्च होती है। अब भारत अभी विकासशील देशों में है, तो विकास करने के लिए भी फंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अंतरिक्ष मिशनों के लिए ज़्यादा फंड रिलीज करना ये भी एक चुनौती से कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, वर्तमान के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे USA है, रूस है, चीन है, जापान है, ये सभी देश इतने एडवांस हो गए हैं कि अपने आप को स्पेस में या अपने आप को इस टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों से बहुत आगे पाते हैं। तो उनका मुकाबला करना और उनके बराबर इसरो को खड़ा करना भी एक चुनौती से कम नहीं है। अब फ्यूचर में भारत के द्वारा क्या क्या मिशन है जो लॉन्च करना है, तो पहला तो है गगनयान मिशन, चंद्रमा और मंगल पर मानव को भेजना, साथ में अंतरिक्ष में वाणिज्यिक गतिविधियाँ यानी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है स्पेस की वो शुरू करना और अपना स्पेस स्टेशन की स्थापना करना, ये भारत के आने वाले निकट समय में ये फ्यूचर के प्लान हैं। अब हम देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी अपन ने ऊपर जितना पढ़ा है उसके बारे में कुछ MCQs हैं, और साथ के साथ उन इस वीडियो में एक कोशिश करी है कि जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों के कुछ क्वेश्चंस के फैक्ट्स इसमें डालने की कोशिश की है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई। कब? 15 अगस्त 1969 को, और ये अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। पहला उपग्रह कौन सा था? सबने पढ़ा है कि पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। लेकिन ये कब लॉन्च किया गया? 1975 में, और किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। पहला उपग्रह किस देश से किया गया? अब सहायता सोवियत संघ ने करी है, तो इसका मतलब सोवियत संघ के साथ से ही किया गया। और जो लॉन्चिंग व्हीकल था उसका नाम था कॉस्मोस 3M। तुम्बा रॉकेट लॉन्च मिशन रॉकेट लॉन्च स्टेशन कहाँ है? तो ये कहाँ है? केरल में। आपको पता हो तो 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था थुम्बा से।
और थुम्बा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना कब हुई? 1962 में। और किसके नेतृत्व में? डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई। 1975 में जो पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया गया उस मिशन का क्या नाम था? आर्यभट्ट। या उस उपग्रह का नाम कौन सा था? आर्यभट्ट। पहला रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? थुम्बा से। देखो, एक ही टॉपिक के 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन गए, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को जिस दूसरे मैनर से भी पूछ सकते हैं, तो हमें उसके हिसाब से भी तैयार रहना चाहिए। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा था? तो पहला स्वदेशी रॉकेट भारत का रोहिणी था। सॉरी, SLV-3 द्वारा रोहिणी उपग्रह का लॉन्च किया गया था। रोहिणी उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? तो देखो, यहाँ ये जो फैक्ट था उस फैक्ट को यहाँ क्वेश्चन में बदल करके दूसरे तरीके से पूछा हुआ है। तो SLV-3। चंद्रयान मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य आपको पता है, चंद्रमा पे पानी की खोज करना। भारत ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन कब लॉन्च किया था? 2013 में, 5 नवंबर 2013 को। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? चंद्रयान 3 की उपलब्धि सबसे बड़ी ये रही कि पहला देश बन गया है भारत जो कि मून के साउथ पोल पे एक सक्सेसफुल लैंडिंग करवाने में। ऐसे PSLV का पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कभी कभी इसका पूरी फॉर्म पूछ ली जाती है। रिसेट उपग्रह रक्षा के क्षेत्र में निगरानी करने का काम में आता है रिसेट। भारत का पहला सोलर मिशन, मतलब सूर्य के अध्ययन करने के लिए इस पहला सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान ये है मानव अंतरिक्ष यात्रा, यानी कि भारत के इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में मानव भेजने की जो मिशन है उसका नाम है गगनयान। भारत ने एक साथ सबसे ज़्यादा उपग्रह किस मिशन से लॉन्च किए या कौन से व्हीकल से लॉन्च किए? तो इसका नाम है PSLV-C-37। 104 उपग्रह भारत द्वारा इस PSLV-C-37 से लॉन्च किए गए थे, जो कि विश्व का एक कीर्तिमान है। इनसेट उपग्रह है वो किस काम में आता है? संचार और मौसम की जानकारी के। GSAT-7A उपग्रह किस संबंध के क्षेत्र इसका संबंध किस क्षेत्र से है? रक्षा के क्षेत्र से। प्रक्षेपण लॉन्च व्हीकल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन। भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान कौन सा है? यह है GSLV Mark 3। जो GSLV में MK3 का नाम बाहुबली भी है, और इसके द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च होगा, और इसी के द्वारा मंगलयान और चंद्रयान 3 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV का तो जो किस प्रकार के उपग्रहों के लिए यूज किया जाता है? जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जिसको अपन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहते हैं, उनके लिए। GSLV भूस्तर उपग्रहों का प्रक्षेपण के लिए किया जाता है यूज। GSLV MK3 का दूसरा नाम क्या है? बाहुबली। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? अब इसका नाम में पता चल रहा है स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका मतलब छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए। भारत का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कब लॉन्च किया गया? 2016 में।
GSLV MK सेकंड का इस्तेमाल होने वाला क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या था? इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन था उसका नाम है CE 7.5। RLVTD का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। GSLV और PSLV में क्या अंतर है? देखो, GSLV तो भूस्थिर कक्षा में स्थापित करता है और PSLV पृथ्वी की जो कक्षा है उसके अंदर, है ना। तो PSLV का उपयोग चंद्रमा मिशन के GSLV का भूस्थिर कक्षा में भेजने के लिए उपयोग में करते हैं। SSLV का पहला लॉन्च कब किया गया था? 2022 में। कुछ प्रश्न चंद्र मिशन और मंगल मिशन के बारे में। चंद्र मिशन किसकी उपस्थिति पता लगाया? पानी की। इसका उद्देश्य और चंद्रयान सेकंड कहाँ, इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर उतरना, लेकिन कौन सी सतह पे? दक्षिणी ध्रुव पर। मॉम मंगल मिशन का और क्या नाम है? मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन। मंगलयान मिशन की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? एक ही प्रयास में ये सफल हो गया और सबसे कम लागत का है। चंद्रयान 3 किस मिशन का अनुसरण करता है? चंद्रयान सेकंड का, जो कि अनसक्सेसफुल हो गया था। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? सूर्य के अध्ययन करना। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? गगनयान। कौन सा होगा? गगनयान। चंद्रयान सेकंड है, कौन सा ऑर्बिट उपयोग में लिया गया था? चंद्रयान 2 ऑर्बिट। मंगलयान मिशन में भारत का कुल कितना खर्चा आया? तो 450 करोड़। विश्व में सबसे कम खर्चे में मंगल तक पहुंचा है भारत। भारत के अन्य अंतरिक्ष मिशन और उनकी उपलब्धियां। तो पहला अंतरिक्ष मिशन आपको सबको पता है, आर्यभट्ट। GSAT फर्स्ट किस प्रकार का उपग्रह है? GSAT ये है संचार उपग्रह। भारत ने अपना पहला नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1A कब लॉन्च किया? 2023। रिसेट किस प्रकार का है? ये तो रिसेट आपको पता है, 2 बार आ गया। रडार इमेजिंग सिस्टम है जो कि रक्षा उपग्रह में रक्षा प्रणाली में काम आता है। GSAT का काम क्या है? संचार सेवा प्रदान करना। भारत के किस उपग्रह को आई इन द स्काई कहा जाता है? आई इन द स्काई ये है रडार इमेजिंग सिस्टम, और जिसको रिसेट 2B के नाम से जाना जाता है। नाविक ये भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, उसका नाम क्या है? नाविक। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका पूरा नाम है। भारत ने अंतरिक्ष में पहला निजी उपग्रह विक्रम S कब लॉन्च किया था? 2022 में। GSAT 7 को किस नाम से जाना जाता है? रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। GSAT 7 रुक्मणी भारतीय नौसेना के लिए पहला समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है। तो भारत का पहला पर्यावरण उपग्रह कौन सा है जो एक एनवायरनमेंट के लिए लॉन्च किया गया था? उसका नाम है कल्पना 1। 2002 में लॉन्च किया गया। यह उपग्रह पर्यावरण और मौसम की जानकारी प्रदान करता है। भारत और फ्रांस के संयुक्त उपग्रह मिशन का क्या नाम है? सरल। भारत और नासा का पहला संयुक्त उपग्रह मिशन कौन सा है? निसार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना 1969, ये तो पहले भी आ गया। मानव मिशन के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? मंगलयान मिशन, सॉरी मानव नहीं है, मंगलयान मिशन के लिए तो IAF हॉल ऑफ फेम। क्यों किया गया? क्योंकि पहला ही प्रयास और सबसे कम लागत। तो भारत का पहला चंद्रयान मिशन किस देश के सहयोग से हुआ? तो इसका लॉन्च हुआ था 2008 में। तो उस समय तो केवल स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए थे। तो चंद्रयान मिशन है वो कैसा मिशन है? स्वदेशी। इसमें किसी भी देश का कोई सहयोग नहीं है।
भारत का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान है? तो UNOOSA, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। एक्सपोसेट मिशन का क्या उद्देश्य है? एक्सरे विकिरण का अध्ययन करना। तो भारत ने सबसे अधिक उपग्रह एक साथ लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड कब बनाया था? 2017 में। और इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था PSLV C-37 और 104 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। GSAT-9 साउथ एशिया सैटेलाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। जो भी दक्षिण से आया था ना, सार्क जो देश है उन सबके सहयोग के लिए GSAT-9 का लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो चंद्रयान-1 है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का उपकरण शामिल है? इसमें उपकरण नासा, ईसा, जाक्सा, जापान, ये जापान की, ये यूरोप की और ये अमेरिका की एजेंसी, इन सभी से सहयोग। उपकरण इन सभी के थे लेकिन बनाया भारत ने था और लॉन्च भी भारत ने स्वयं ने किया था। इसरो का उपग्रह डेटा का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया गया है? तो सबसे अधिक अगर इसरो का काम आया है टेक्नोलॉजी तो वह है कृषि के क्षेत्र में। भुवन क्या है? तो यह भारतीय ऑनलाइन मैपिंग पोर्टल। GSAT श्रृंखला के उपग्रहों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? GSAT जहाँ भी नाम आए तो GSAT का मतलब है संचार सेवाएं। भारत में सटीक कृषि के लिए कौन सा उपग्रह सटीक यानी कि कृषि के क्षेत्र में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह कौन सा है? कार्टोसैट। वनस्पति स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस प्रकार के डाटा उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? मल्टी स्पेक्ट्रल और हाई स्पेक्ट्रल का। सुदूर संवेदन उपग्रह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहायक है? खनिज की खोज में, वन संसाधन में, बाढ़ और सूखे में, इन सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक किसका उदाहरण है? क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली, क्योंकि अभी ये केवल इंडियन जो रीजन है उसी के अंदर काम में आती है। इसकी जो रेंज है वो इंडियन रीजन ही है। INSAT-3 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मौसम पूर्वानुमान के लिए। मौसम विज्ञान में सुधार के लिए कौन सा उपग्रह? INSAT-3D। भारत का पहला समुद्री उपग्रह कौन सा है? पहला समुद्री उपग्रह है OceanSat। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा में किस तत्व की उपस्थिति का पता लगाया? पानी का। चंद्रयान-2 अगर सफल होता तो इसका मुख्य कार्य क्या था? चंद्रमा की सतह का मैपिंग करना, क्रेटर जो वहाँ पे ज्वालामुखी के क्रेटर बने हुए उनका विश्लेषण करना और उसके जो पोलर रीजन है उनका क्षेत्रों का अध्ययन करना। ये सभी थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान-2 अनसक्सेसफुल हो गया था। मॉम मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पहली बार सही टाइम पे प्रक्षेपण होना, पहली कोशिश में होना और सबसे सस्ता अंतरिक्ष मिशन होना, ये सभी इसकी उपलब्धियां रही है। मंगलयान किसके द्वारा? PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान का मुख्य कार्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब ये तो काम पहले ही हो चुका था चंद्रयान-1 के द्वारा ही। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर किस जगह उतरने वाला था? साउथ पोल पे। मंगलयान मिशन के ऑर्बिट का मुख्य वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक उपकरण का नाम कौन सा था? तो मेथेन सेंसर फॉर मार्स, MSM। चंद्रयान-2 में कितने पेलोड थे? 11। और चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? श्रीहरिकोटा। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव को अंतरिक्ष में भेजना। गगनयान और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, इसके बारे में कुछ प्रश्न है। कितने अंतरिक्ष यात्री? यहाँ पे 3 दिए हुए हैं लेकिन आंसर 4। गगनयान मिशन के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो गगनयान मिशन के लिए है सहयोग करने वाला भारत का
रूस। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कहाँ हुआ? तो इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण रूस में हो रहा है। गगनयान मिशन के लिए विकसित किया गया मानव रहित मॉड्यूल क्या कहलाता है? व्योमित्र। गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट उपयोग में किया जाएगा? LVM-3 नहीं होना चाहिए, ये GSLV-MK3 होगा इसका आंसर, GSLV-MK3। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में भारत की क्षमता को बढ़ाना। गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित प्रक्षेपण कब प्रस्तावित था? 2023 में, लेकिन अभी 2024-25 में इसकी संभावना है। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यान कितने दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा? 7 दिन तक। गगनयान मिशन के बाद भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा देश होगा? 5वां देश। व्योमित्र क्या है? एक रोबोट है। आदित्य L1 मिशन का मुख्य कार्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना। किसकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा? वह सूर्य के अध्ययन करने जा रहा है, तो इसका है लैग्रेंज पॉइंट L1 में। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन का नाम आदित्य L1। शुक्रयान मिशन का क्या लक्ष्य है? देखो, चंद्रमा तक पहुंच गए, चांद तक, मंगल तक पहुंच रहे हैं, अब सूर्य की तरफ चलने का है, तो सूर्य की तरफ शुक्रयान है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? शुक्र ग्रह का वातावरण और जलवायु का अध्ययन करना। इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करने का लक्ष्य है? 2030 तक। शुक्रयान मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा? LVM-3। अंतरिक्ष में भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? पहला निजी रॉकेट है स्काईरूट विक्रम S। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPAC का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देना। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था? 1963 के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इस चैप्टर में जिसको अपन अभी 10-15 क्वेश्चन है जिसके जो स्पष्टीकरण है क्वेश्चन का, मतलब जो फैक्ट्स हैं वो भी दिए हुए हैं। तो पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 1975 में, 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ की सहायता से। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर। भारत का पहला चंद्रयान मिशन कौन सा था? चंद्रयान प्रथम, और 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जिससे कि पानी की उपस्थिति का पता लगाया। जो भारत के मंगलयान मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मंगल की कक्षा में प्रवेश करना और अध्ययन करना। मंगलयान को 2013 में लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, उस कम लागत में प्रभावी मिशन रहा। गगनयान का मुख्य उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में भेजना। इसरो द्वारा विकसित क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? जो विकसित CE-20। आदित्य L1 मिशन, सूर्य का अध्ययन। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम S। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम S भारत का पहला निजी रॉकेट है, जो कि 18 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है प्रमुख, वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। नाविक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? इनसेट A1, जिसकी लॉन्चिंग 1982 में किया गया। जो मंगलयान मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C-25 के द्वारा। इसरो का गठन कब किया गया? 1969 में। पहला चंद्र रोवर कौन सा था? प्रज्ञान, जो चंद्रयान 2 में हिस्सा था लेकिन
वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। गगन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगन एक जीपीएस आधारित नेविगेशन सेवा है जो भारत के नागरिक उड्डयन के लिए विकसित किया गया है। तो साथियों, ये था अपना आज का टॉपिक, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह। आपको ये कैसा लगा? इसके क्वेश्चंस, इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको कैसे लगे? अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डाउट लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।